किसान भाइयों, इस भाग में सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार में किन फसलों की सफलतापूर्वक बीज उत्पादन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। अपने बिहार के जलवायु को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ दलहनी फसलों का बीज उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावे तिलहनी फसलों के लिए भी जलवायु उचित है। इसके साथ ही मक्का बीज उत्पादन के लिए भी बिहार की जलवायु बहुत ही उपयुक्त है। तो आइए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मक्का बीज उत्पादन के बारे में कुछ पहलुओं को जान लेते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि मक्का का संकर बीज उत्पादन भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस तकनीक को जानते हैं विशेषज्ञ के माध्यम से। देखिए, जहाँ तक इस विशेष तौर पर अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में जो पूरा जहाँ पर भी हमारा जलवायु है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो आजकल हम देख रहे हैं भारत सरकार को क्या है कि दालें बाहर से आयात करनी पड़ रही हैं और दालों का उत्पादन हमारे देश में कम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाल उत्पादन की संभावनाएं हैं, जिसमें हम कह सकते हैं चना है, मसूर है और भी कई फसलें हैं। और अगर हम खरीफ में जाएं तो जो हमारा समर में जो जायद वाली फसल है उसमें हम मूंग का उत्पादन कर सकते हैं, उड़द का उत्पादन कर सकते हैं, अरहर का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं इनकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छा जलवायु है। साथ ही साथ जो गेहूँ की फसल है, धान की फसल है, मक्का का बीज उत्पादन का यहाँ बहुत अच्छा क्षेत्रफल है और मक्का का बीज उत्पादन की संभावना सबसे अच्छी यहाँ पर है जो रबी में करें तो इससे क्या होगा कि बरसात का उस टाइम पे कम होती है, बीज की गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होगी। तो इसलिए किसान भाई ये चीज़ें भी ध्यान रखें। मक्का देखिए परंपरागत फसल है लेकिन उसका भी बीज उत्पादन करना कोई कठिन काम नहीं है। किसान भाइयों को जहाँ तक मक्का के बीज उत्पादन का बात है, देखिए आजकल जितना भी बीज यहाँ पर आ रहा है वो सारा संकर बीज आप बाज़ार में आप देख रहे हैं। और ये जो संकर बीज है ये सारा का सारा किसानों के खेतों में पैदा किया गया है, बशर्ते उनको जो तकनीकी ज्ञान है वो दे दिया गया है। संकर बीज में क्या होता है, संकर बीज उत्पादन में मादा और नर दोनों जनक अलग अलग होते हैं। तो इसलिए करते क्या है कि अगर मान लीजिए 4 लाइनें हमने लगाई मान लीजिए मादा की तो 1 लाइन लगाई नर की। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें कि ये 8 लाइन लगाई मादा की तो 2 लाइन लगाई हमने नर की। या जिन प्रजातियों में हम देखते हैं कि नर कम परागण पैदा करता है तो उसमें हम करते हैं कि 6 लाइन लगाते हैं मादा की और 2 लाइन लगाते हैं नर की। तो इसमें दोनों जब लाइन हमने लगा दी तो हमको करना क्या है कि जो मादा लाइन है जब इसमें बाली निकलती है, बाली मतलब कि उसका नर भाग जब निकलना शुरू होता है तो जो मादा जो लाइनें हैं उनका हमको जो नर भाग है उसको ऊपर से काट देना है। उस प्रोसेस को कहते हैं डिटेसलिंग। और डिटेसलिंग करने के बाद में भी ये देखते रहना है, ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं पर जो हमारी मादा लाइनें हैं
उसमें फिर से तो कहीं बाली नहीं निकल रही है, कहीं छोटा मोटा भाग रह गया उसमें से तो नहीं नर भाग निकल रहा है, क्योंकि वो अगर नर भाग निकल गया तो वो हमारा जो हमारा जो बीज है उसकी गुणवत्ता को, जो हमारा संकर बीज हमको नहीं प्राप्त होगा, वो उसको हमारे को संकर बीज की आनुवंशिक शुद्धता को खराब कर देगा। इसलिए जो हमने 2 लाइन लगाई हैं उनके परागण के द्वारा हमारी जो 8 लाइनें लगी हुई हैं उन पे परागण होना पहुंचना चाहिए, पर परागण मतलब संकरण होना चाहिए, तब जो हमारा बीज। और जब कटाई के टाइम पे क्या करेंगे, जब पक जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारी लाइनें हैं, जो नर वाली लाइनें हैं, उनको बिल्कुल बीज के लिए प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ बीज लेना है तो 8 लाइनों का जो मादा लाइन लगाई थी उन्हीं का बीज लेना है, उन्हीं के भुट्टों को हार्वेस्ट करना है और उस बीज को हमको क्या करना है कि उसको बीज के लिए प्रयोग करना है, तो वो हमारा संकर बीज होगा। ये मुख्य रूप से आपको एक बात ध्यान में रखनी है मक्का के उदाहरण के तौर पे। किसान भाइयों, संकर मक्का बीज उत्पादन को आपने भली भांति जान लिया। ठीक उसी प्रकार अगर आप धान का संकर बीज उत्पादन करें तो काफी सफलताएं आपको मिल सकती है। संकर धान उत्पादन का तरीका बिल्कुल मक्के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक अंतर भी आ जाती है। वह है धान की नर और मादा पौधे का पुष्पन अलग अलग समयों में होता है, यानी दोनों का पुष्पन एक समय पर नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों को यह जानकारी होना जरूरी है कि नर और मादा दोनों कितने दिनों में पुष्पन करती है। इस बात को जानने के बाद उसके पुष्पन के समय के अनुसार ही बिचड़ा तैयार करें। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। और इसी तरह से धान का अगर हम संकर धान की बात करें, संकर बीज उत्पादन की बात करें, संकर धान में थोड़ा सा कठिन ये है कि उसमें जो नर और मादा लाइन लगाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें भी हम लोग 8 लाइन लगाते हैं और 2 लाइन लगाते हैं नर की, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि जो नर और मादा का जो पुष्पन है, जो फ्लावरिंग है, वो एक समय पर नहीं होती। इसलिए हमको इसकी जानकारी होना चाहिए कि मादा कितने दिनों में फ्लावरिंग करती है, नर कितने दिनों में फ्लावरिंग आती है, फूल आता है, तो उसी के अनुसार फिर हम उसको जो नर्सरी जब डालते हैं पौधशाला में उसका दानों का अंतर रखते हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि 90 दिन में मान लीजिए मादा हमारी फूल देती है, फ्लावरिंग आता है, और जो हमारा नर है वो आता है 100 दिन में, तो हमको करना क्या होगा, 100 दिन में आता है, 90 दिन में मादा आती है, तो हमको ऐसे एडजस्ट करना है कि जब मादा में फ्लावरिंग शुरू हो तो उस टाइम पे हमारा नर में परागण आ जाए। तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि वो 100 दिन में वो उसमें फूल आता है, तो उसको 10 दिन पहले मान लीजिए आज लगाया नर को, तो उसके 10 दिन के बाद हम मादा की जो न पौधशाला में बुवाई करेंगे, और उसका जब हम ट्रांसप्लांटिंग करने जाएंगे तो ट्रांसप्लांटिंग को करते समय पर ये ध्यान रखेंगे कि जो एक साथ और भी एक ध्यान और रखना है कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जब उसकी रोपाई करते हैं, तो आपको रोपाई करते समय ये ध्यान रखना है कि जो आप मादा लाइनों की जब रोपाई करते हैं तो उसका लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 15 सेंटीमीटर। लेकिन साथ ही साथ में आपको जब नर लाइनों की 2 लाइनों की जब रोपाई करेंगे तो आपको एक नर लाइन से दूसरे नर लाइन के बीच में आपको रखना 30 सेंटीमीटर। क्यों रखना है, देखिए एक जो लाइन है उससे हमको क्या करना है कि 4 लाइन तक, 8 लाइन हमने लगाई हुई, हम चाहते हैं, कोशिश ये करते हैं संकर धान के उत्पादन में, बीज उत्पादन में, कि एक लाइन हमारी 4 लाइनों के ऊपर पराग कणों को छोड़े, तो उसका जो मादा लाइन और नर लाइन के बीच में दूरी रखेंगे 15 सेंटीमीटर ही, लेकिन जो नर लाइनें हैं उनके बीच में रखेंगे 30 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा कि जो एक लाइन है वो हमारी 4 लाइनों पर और दूसरे तरफ वाली नर लाइन है वो 4 लाइनों पर, तो इस तरह से हमारी 8 जो लाइनें हैं उनको परागकण पूरी तरह से मिल जाएगा। और जो बीज सेटिंग जो हम कहते हैं, जो सीड जो हमारा है उसमें जो फॉर्मेशन होगा वो अच्छा होगा। जब हमारा सीड अच्छा बने, ज़्यादा % मात्रा में बनेगा, तभी हमारा बीज उत्पादन अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं 10 दिन का अंतर है, 10 दिन का अंतर अगर हमारा नर और मादा लाइन में है तो हमको करना है कि कम से कम 3 डेटों में हम उसकी रोपाई करें जो नर लाइन की। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो परागकण है, क्योंकि देखिए धान की फसल में जो पौधों से टिलर भी निकलते रहते हैं, जो बाद में टिलर निकलेंगे उनको भी पॉलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना है आपको कि जो एक मान लीजिए 10 दिन का अंतर है तो आपने एक बुवाई नर्सरी जो पौधशाला में आज की तो उसके 3 दिन के बाद एक कर दें, एक 3 दिन के बाद कर दें, दूसरी फिर 3 दिन के बाद 7वें दिन पे कर दें या 6वें दिन पे कर दें। तो इससे क्या होगा, 3 हमारे पास जो नर्सरी जो पौधशाला में 3 तरह की मतलब नर की, सिर्फ नर की, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि सिर्फ नर जो लाइन है, जो नर बीज है उसकी 3 बार में आपको नर्सरी डालनी है। और जब आप नर्सरी उखाड़ते समय पर आपको ध्यान ये नर्सरी उत्पादन के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक ही तरह का फर्टिलाइज़र, एक ही जैसा पानी और एक ही जैसा स्पेसिंग। अगर मान लीजिए आपने स्पेसिंग कम और ज़्यादा दे दी या उसमें नमी रह गई, नमी ज़्यादा हो गई या नमी कम हो गई, तो ये आपका आवश्यक रूप से आपका जो पुष्पन होगा नर और मादा लाइन में, ये भिन्नता में दिखाई देगा। और जब भिन्नता में दिखाई देगा तो आपका सीड सेटिंग अच्छे ढंग से नहीं होगा, सीड जो बीज है वो अच्छे ढंग से नहीं बनेगा। ये जो संकर बीज उत्पादन के लिए कुछ मैंने आपको छोटी बातें बताई, बिंदु, इन पे आपको ध्यान देना है। इसलिए आप ये सब बातें अपना के आप खुद एक सफल बीज उत्पादक बन सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे पहलू पर जिससे कि किसान भाई पहले से परिचित होंगे। किसी फसल को उपजाने के बाद अगले साल के लिए उसी फसल के अनाजों को बीज के रूप में संयोग कर रखना किसान भाई काफी पहले से करते आ रहे हैं। हम आपको यह बता रहे हैं कि यह तरीका कितना जायज है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बिल्कुल ही उचित है। यानी किसी भी अनाज या फल सब्जियों को पारंपरिक तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन बीज रखने से पहले यानी जब फसल खेत में ही लगा हो और भंडारण के समय तक कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधन कर लें तो निश्चित ही आपका यह पुरानी तकनीक आज भी कारगर साबित हो सकती है। तो क्या है प्रबंधन के तरीके, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। आजकल देखिए जो आनुवंशिकी जो हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उनको जो किसान भाई या जो बहन जो हमारे जो संभाल के रखे हुए हैं, जिन्होंने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनको उगाते चले जा रहे हैं। देखिए आजकल ये बहुत ही एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसको अगर वो बचा के रखे हुए हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और इनका आपको किस तरह से मेंटेन करना है, देखिए अगर मान लीजिए सब उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ गेहूं का या धान की कोई प्रजाति आप बहुत दिनों से उगाते चले आ रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बाद आपका बेटा जानता है, आपका पोता जानता है, वो जानता है कि कौन सी प्रजाति, कितनी इसका पौधे की लंबाई है, बाली का रंग कैसा है, बाली की चौड़ाई कितनी है, दाने का रंग कैसा है, क्या इसमें खुशबू है, क्या खुशबू नहीं है, या पकाते समय इसका क्या विशेष लक्षण है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब आपकी फसल में वो आपका बिल्कुल आप उसका आनुवंशिक रूप से बिल्कुल शुद्ध बीज अगर आप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रखना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि देखिए जो आपका खेत है उसके आप बीचों बीच में आप देखें और वहाँ से क्या करें, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल लगता है जो आइडियल या एकदम बिल्कुल उसका जो आइडियल रूप वाले जो पौधे हैं उनका चुनाव कर लें। और उन पौधों को अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे पौधे हैं और उनको आप क्या करें, ज़्यादा करें तो उसके ऊपर एक आजकल सफ़ेद नहीं तो खाकी लिफाफा लेकर के उस पर एक हल्का सा लिफाफा लगा दें। और इस तरह से अगर 10, 20, 50 अगर आप बालियों पे लगा देते हैं तो आपका क्या होगा, उस पर कहीं से भी कोई इंसेक्ट भी नहीं या किसी के द्वारा भी पर परागण नहीं होगा और वो आप उनको उगने दें और इसका बीज आप अपने लिए रख सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप जो बीच वाला पोर्शन है उसमें आप देखें घूम घूम के, कोई भी लंबा नहीं होना चाहिए पौधा, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर पत्ती उसकी आपकी जो प्रजाति है उसकी चौड़ी वाला है तो उसमें मतलब बहुत पतली जो या छोटी चौड़ाई वाला मतलब वाली वो पत्ती नहीं होनी चाहिए। या फिर जो हम कहें
कि उसके अगर मान लीजिए पत्ती के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर है, गेहूं का उदाहरण लेते हैं, तो उसके ऊपर वो अगर वो है पाउडर और बिना मतलब पाउडर वाला अगर पौधा दिखाई देता है तो आप ऐसे पौधों को निकाल दें। साथ ही साथ धान की फसल में अगर आप देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर रोए होते हैं, रेसे होते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना होती है, अगर ऐसी कोई प्रजाति है और आपके पास आपने संरक्षण कर रखी है और उसमें बिना उसका दिखाई देता तो उसको भी निकाल दें। अगर इसके बाद में आपको लगता है कि दाने की बनावट में कोई भिन्नता आपकी प्रजाति में है तो आप देखें दाने का रंग है, दाने की चौड़ाई है, दाने की लंबाई है, और आपको सबसे और भी अच्छा है कि कई बार देखते हैं लोग जो खाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, अगर मान लीजिए हमारी वैरायटी है और उसमें से कई लोग जो जैसे धान का हम उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए हमने पानी में डाल दिया और उसको पानी में 2-4 घंटे रहने के बाद जो उसका इलोंगेशन मतलब उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आपकी बढ़ जाती है, वैरायटी बढ़ने वाली है और जो आपने डाला उसमें से मान लीजिए निकला कि बहुत कम बढ़ता है, तो ऐसों को बिल्कुल निकाल दें। इससे क्या होगा, आपकी आनुवांशिक जो भी आपके आनुवांशिक जो स्रोत हैं या आनुवांशिक संसाधन हैं, इनको आप बनाए रख सकते हैं। और आजकल देखा जाए तो इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। लोग कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है। जिसके पास ये संसाधन ज़्यादा हैं वही जो मान लीजिए स्रोतों के रूप से रिच या धनी लोग माने जाते हैं। और भारत में तो ऐसा हर गांव में, हर ज़िले में, हर राज्य में है। तो इसलिए हमारे जो किसान भाई अगर ऐसा कुछ करे हुए हैं, ऐसा उनके पास कोई मटेरियल है तो उसको संरक्षित करके अपने पास रखें और इसका अगर सही ढंग से अगर उपयोग करते हैं तो आप लोग क्या करें, इसको आजकल देखिए एक जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक अधिकार कानून बन गया है और उस कानून के अंतर्गत एक अथॉरिटी बनी हुई है जिसका कार्यालय दिल्ली में है। वहाँ पर किसानों को फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी रुपए के, बिना किसी फीस के आप वहाँ पर एक परफॉर्मा मिलता है। वो PPVFR अथॉरिटी के नाम से है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी फार्मर्स राइट अथॉरिटी। उसकी वेबसाइट भी आप खोल सकते हैं और उस पर आप देखेंगे तो किसानों के लिए अलग से एक परफॉर्मा। अगर आपके पास कोई इस तरह की वैरायटी है तो आप वैरायटी को उसको रिलीज भी करा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और इस तरह से वो आपके गांव के नाम से, आपकी कम्युनिटी के नाम से, आपके ज़िले के नाम से जानी जाएगी और उसको आप सारे देश उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।